सर, जैसा कि एक बहुत दुखद घटना अभी हुई है कि रिटायर आईपीएस दिनेश शर्मा ने खुद को गोली मार ली है और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपनी ताकत और स्वास्थ्य खोता जा रहा था। तो आप क्या कहते हैं कि ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं लोगों में? जब इंसान किसी वजह से बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है और उसको अपने जीवन में किसी और तरह का कोई भी रास्ता समझ नहीं आता, तो फिर सुसाइडल टेंडेंसी इंसान के अंदर पैदा होती है। बच्चों में भी सुसाइड केसेस पाए जा रहे हैं, तो बच्चे कैसे ध्यान रखें इन बातों का? आप सभी का पत्रिका यूपी के फेसबुक लाइव में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ ओल्ड एज खासकर रिटायरमेंट के बाद आने वाली मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर बातचीत करने के लिए लखनऊ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर त्रिपाठी मौजूद है। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव में। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसा कि एक बहुत दुखद घटना अभी हुई है कि रिटायर आईपीएस दिनेश शर्मा ने खुद को गोली मार ली है और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपनी ताकत और स्वास्थ्य खोता जा रहा था और मुझे एंग्जाइटी थी। तो आप क्या कहते हैं कि ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं लोगों में? देखिए, मैं जनरल इंफॉर्मेशन की बात करूँगा। किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित केस के बारे में तो जब तक उसका डिटेल सारा ना पता हो, नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सुसाइड है, आत्महत्या है, वो जी। एक ऐसी परिस्थिति है जब इंसान किसी वजह से बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है और उसको अपने जीवन में किसी और तरह का कोई भी रास्ता समझ नहीं आता, तो फिर सुसाइडल टेंडेंसी इंसान के अंदर पैदा होती है। और उस समय अगर उसको कोई इमीडिएट हेल्प या कोई सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल ना हो, तो इंसान कई बार ऐसे ट्रेजिक कदम उठा लेता है। जो डेटा की अगर हम बात करें, तो ये देखा जाता है कि एल्डरली में सुसाइड एक बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें इनफैक्ट हाईएस्ट सुसाइड रेट जो है एल्डरलीज़ में ही देखे गए हैं। और ये साइंस कहती है कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जो है सुसाइड का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में वो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है या कई तरह के और मानसिक रोग होते हैं। अगर इन मानसिक रोगों का सही ढंग से आइडेंटिफिकेशन हो, मतलब इनकी पहचान हो जाए, इनका सही समय पे इलाज हो, अ, उनको पूरा पुख्ता इलाज मिले और इलाज के साथ में थोड़ी और जो चीज़ें हैं कि जैसे फैमिली का सपोर्ट या फ्रेंड्स का सपोर्ट या एक सोशल सिस्टम को मेंटेन रखना, एक सर्किल में अपने आप को एंगेज रखना और कुछ और ऐसी बहुत सारी जीवन से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं, जिनसे कि आप अपने वैज्ञानिक जो लक्षण हैं, जो समस्याएँ हैं, उनको कम कर सकते हैं और इस तरह की घटनाओं का रिस्क सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि सुसाइड एक प्रिवेंटेबल सिचुएशन है। ज़्यादातर केसेज़ में अगर सही हेल्प और सही सुविधाएँ समय पर अवेलेबल कराई जाएँ, तो लोगों को सुसाइड से प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है सर, इसके साथ मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि रिटायरमेंट के बाद लोगों का सोचने का तरीका कैसे बदल जाता है? जी। देखिए, हम लोग जीवन में बहुत सारे ट्रांज़िशंस एक्सपीरियंस करते हैं और ये अनुभव है साइंस का और हम लोगों का एज़ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कि जब भी ये ट्रांज़िशंस होते हैं, तो उस समय काफ़ी सारे चैलेंजेज़ और काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी होती है इंसान को, जिसको कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और जिससे उस चैलेंज को मूव करने के लिए कुछ स्पेसिफ़िक तरह की स्किल्स की ज़रूरत होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है, वो एक ट्रांजिशन हो रहा होता है। जब किशोर एडल्ट बनते हैं तो एक ट्रांजिशन हो रहा होता है। जब अनमैरिड मैरिड हो रहा होता है या जब पहली बार आप पेरेंट बनते हैं या आप यंग पर्सन जब मिडिल एज में जाता है, तो इस तरह के बहुत सारे ट्रांजिशंस हैं। अगर आप उन ट्रांजिशंस को हेल्दी ढंग से हैंडल कर लेते हैं, तो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर उसका असर कम पड़ता है। अब रिटायरमेंट एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। रिटायरमेंट बहुत बड़ा ट्रांजिशन इसलिए है क्योंकि देखिए एक मसला है कि हम लोग जो है आजकल जैसे ह्यूमन लाइफ जैसे ऑर्गेनाइज है कि हम लोग अपने जीवन का पहला 15 से 20 साल लर्निंग, पढ़ते लिखते और कैरियर की तैयारी करते हुए बिताते हैं। उसके बाद हम लोग एक कैरियर में चले जाते हैं और हम अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा कैरियर में गुजारते हैं अगले 30 35 40 साल।
तो वो जो 30, 35, 40 साल है, ये कैरियर का जो हिस्सा है वो बहुत बार इंसान की आइडेंटिटी बन जाता है, कि वही उसका व्यक्तित्व है, वही उसकी पहचान है। कि अमूमन कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर है, ये उसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। या कोई मीडिया में है, या कोई इंजीनियर है, या कोई आर्टिस्ट है, तो वो उसकी सबसे बड़े आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। अब जो ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें रिटायरमेंट होता है, तो वो रिटायरमेंट में ये जो पर्सनल आइडेंटिटी आपने एक बहुत लंबे समय तक 3-4 डिकेड तक जो कैरी करी है, उस पर्सनल आइडेंटिटी का एक सडन लॉस होता है। दूसरी बात ये है कि आपके रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो एक लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चलती है, कि आप सुबह उठते हैं, प्रिपेयर होते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, वर्क प्लेस पर जाते हैं, वहाँ अपना स्पेसिफिक काम करते हैं और लौट कर घर आते हैं। तो आपका जो ज़्यादातर प्रोडक्टिव या एक्टिव टाइम है वो एक एंगेजमेंट में चला जाता है। और साथ में ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं जब वो जॉब में एक्ट रहते हैं। ये रिटायरमेंट ये तीनों तरह के चेंजेस लाता है, कि एक तो आइडेंटिटी लॉस क्रिएट करता है, दूसरा बात है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करता है जो वर्क ने अदरवाइज फिल कर रखा होता है, और तीसरी बात है उसके साथ जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एडवांटेजेस हैं वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। तो इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने और टॉलरेट करने के लिए इंसान को अपने आप को तैयार करना चाहिए आइडेंटिटी के लिए। कि हम लोग कहते हैं कि हमेशा जो है आपको अपनी आइडेंटिटी केवल एक जॉब से लिमिटेड नहीं रखनी चाहिए। अपनी आइडेंटिटीज को और बढ़ाइए, कि किसी क्रिएटिव काम में अपने आप को एंगेज करिए, अपने सोशल सर्कल को अपने काम से बाहर भी रखिए, ऐसे दोस्त मित्र बनाइए, ऐसी चीज़ों में क्रिएटिव तरीके से अपने आप को एंगेज करिए कि आपकी आइडेंटिटी केवल आपके जॉब तक सीमित ना रहे। दूसरी बात यह है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग के समय ये बात करी जाती है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग के बाद भी लोग अपने आप को एक्टिवली और क्रिएटिवली इंगेज रख सकते हैं। तो वो इंगेजमेंट अगर आप कंटिन्यू करते हैं और वो जो है अपना कुछ इंटरेस्ट और कुछ हॉबीज ऐसी बनाए रखते हैं जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, जो आपके टाइम को एक्टिवली यूटिलाइज करती हैं, और जिससे आपकी जो मेंटल एनर्जी है उसका सही ढंग से सकारात्मक इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत बड़ी मदद होती है। और तीसरी बात है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, कि अगर आप रिटायरमेंट के कुछ सालों पहले से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर दें और रिटायरमेंट के बाद आने वाले चेंजेस को एंटिसिपेट करके उस तरीके से कर ले कि अगर ये चेंजेस आएंगे तो इस तरीके से मैं अपनी लाइफ के पैटर्न को चेंज करूंगा, इस तरह से सेविंग्स करूंगा। तो बहुत सारी बार जो एक बड़ा झटका लगता है आपको रिटायरमेंट के टाइम का, उस झटके से आप उबर पाते हैं और मानसिक समस्याओं से उबरने में आपको मदद मिलती है। एक दूसरा पहलू भी है जहाँ पर मैं यहीं पर उस पर ध्यान लाना चाहूँगा, कि देखिए जो एल्डरली एज है वो वैसे भी मेंटल इलनेसेस के रिस्क को थोड़ा-सा बढ़ा देती है। तो जो एल्डरली हैं वो थोड़े से सेंसिटिव हैं इस बात के लिए कि उनमें मानसिक समस्याएँ, मानसिक रोग हो सकते हैं। तो अगर मानसिक रोगों के, मानसिक समस्याओं के लक्षण आएँ, तो उसको आपको समझना चाहिए। उसके लिए आपको सही इलाज और सही मदद की जो ज़रूरत है, उसको ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए इंसान को। और आजकल मानसिक रोगों की इलाज बहुत अच्छे हो गए हैं। उनके कोई दवाइयों के या इलाज के कोई मेजर दुष्प्रभाव नहीं होते हैं और ज़्यादातर लोगों को इलाज से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इसलिए इस बात पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है सर, तो आपने 3 रीज़न बताए जिससे ये समस्याएँ आती हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर इन लोगों को समाज में एडजस्ट होने में दिक्कत होती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है इस समस्या का? हाँ जी, मैंने कहा कि देखिए देखिए सामाजिक रूप से एडजस्टमेंट भी इसका, जो मैंने 3 रीज़न बताए उन्हीं से संबंधित हुँ, है, हुँ। कि जब आपकी हुँ, आइडेंटिटी और आपका टाइम का यूटिलाइज़ेशन ये जो है हुँ, हुँ। जॉब के समय इंसान उसको बिल्कुल अलग तरीके से कर रहा था। जी। अब जब है उसके पास टाइम है, दूसरी बात जब आइडेंटिटी का लॉस होता है, मान लो आप बहुत किसी सीनियर पोज़ीशन में हो और आपको जितनी रिस्पेक्ट मिलती है या जितनी कमांड आप करते हैं लोगों को, वो चीज़ें सडनली रिटायरमेंट के बाद बंद हो जाती हैं। उसको आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि वो जॉब का पार्ट था, अब जॉब नहीं है, तो आस-पास के लोग मेरे, समाज के लोग मेरे, मेरे साथ के जो परिवार के लोग हैं, वो मेरे से एक थोड़ा अलग तरीके से डील करेंगे और थोड़ा अलग तरीके से मेरे साथ पेश आएँगे। उसको मुझे खुले दिल से स्वीकार करना है।
क्योंकि मैं एज ए व्यक्ति इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी जॉब केवल इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी जॉब मेरी आइडेंटिटी का सब कुछ नहीं क्रिएट करती। तो अगर इस तरीके से आप अपने आप को तैयार कर पाते हैं साइकोलॉजिकली, तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होती है और उससे जो है आपको मदद मिलती है। जी। सर, जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है रिटायरमेंट के बाद। तो क्या जी। आपको लगता है कि भविष्य में पेंशन की सुविधा बंद होने वाली है? तो उसके बाद जो ये रिटायर्ड ऑफिसर जो सुसाइड कर रहे हैं, इनके केसेस और बढ़ सकते हैं? या ये समस्या और ज़्यादा हो सकती है? देखिए एक्चुअली ये एक बहुत मतलब मैं कहूँ कि ये जो आप सवाल पूछ रही हैं इसके बारे में पुख्ता तौर पर कहना संभव नहीं होता है। क्योंकि देखिए मसला ये है कि अगर अगर आप मुझे 100% सर्टेनिटी से पता है कि मुझे पेंशन नहीं मिलेगी, जी। तो ज़्यादातर लोग अपने जीवन में पहले से अपने आप को साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे ताकि रिटायरमेंट के बाद वो अपनी स्थिति से उबर सकें। अगर आपको पता है आपको पेंशन नहीं मिलेगी, तो आप हो सकता है कि अपने आप पर्सनल पेंशन प्लान लें, अपने पैसे को कुछ ज़्यादा समझदारी से बचाएँ। तो इसलिए ये कि पेंशन नहीं होगी तो सुसाइड के रिस्क बढ़ जाएँगे, ये एक बहुत ही ऐसा सेंटेंस है जिसको पूरी पुख्ता तरीके मतलब से इसमें कोई नहीं कहा कनेक्शन जा नहीं सकता। है 100% का जी, कि सुसाइड रेट वो बढ़ सकते हैं, ये पेंशन ना कनेक्शन हो। जो है साइकोलॉजिकल है, इसलिए लोगों को अपने आप को इस तरीके से तैयार करना चाहिए, फाइनेंशियली भी, सोशली भी, साइकोलॉजिकली भी, ताकि वो जो भी रिटायरमेंट के बाद चेंजेस आते हैं, उनको सही ढंग से अडॉप्ट कर पाएँ और अपनी प्रॉब्लम जो भी आने वाली हैं, उनको पहले से एंटिसिपेट कर पाएँ और हैंडल करने के लिए तैयार कर पाएँ। अच्छा। सर, आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि खुद को मानसिक फिट रखने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? जी। खुद को मानसिक फिट रखने के लिए देखिए जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत ईज़ी हैं और बहुत प्रभावी हैं। जो हुँ, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ हैं वो हुँ, जनरल स्वास्थ्य से रिलेटेड है। पहली बात तो कि अगर जो इंसान अपने दिनचर्या को संयमित और संतुलित रखता है कि आप प्रॉपर नींद लेते हैं, एक संयमित और संतुलित भोजन करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जो शरीर की सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है, जो फिजिकल हेल्थ के लिए, वो मेंटल हेल्थ को भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। फिर मेंटल हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जैसे साइकोलॉजिकल का टाइम एंगेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने आप को क्रिएटिव तरीके से एंगेज रखते हैं, ये पाया जाता है कि जो लोग भी मेंटली फिट हैं, अगर आप अपने आस-पास किसी भी व्यक्ति को ऐसा सीनियर व्यक्ति को ऐसा पाएँगे जो मेंटली फिट है, तो आप देखेंगे वो व्यक्ति ज़रूर कुछ न कुछ स्पेसिफिक हॉबीज़ में एंगेज है। उसके कुछ अपनी हॉबीज़ हैं, वो कुछ हुँ, क्रिएटिव करता है, हुँ। क्योंकि क्रिएटिविटी और हॉबीज़ जो है आपके पॉजिटिव इमोशंस को इंक्रीज़ करती हैं और आपकी एनर्जी को सही ढंग से चैनलाइज़ करती हैं। तो ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होता है। सोशल सर्किल जो है मेंटल इलनेसेस का एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर है, कि अगर आप एक अच्छा सोशल सर्किल मेंटेन करते हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आप जिनसे आप अपनी बात कह पाते हैं, जिनसे आप मिलते-जुलते हैं, जिनके साथ आप हँसते हैं, तो ये आपके स्ट्रेस को, टेंशन को, समस्याओं को कम करने में बहुत मदद करता है और इससे आपको हेल्प मिलती है डील करने में प्रॉब्लम्स को, और मेंटल इलनेसेस के रिस्क को भी ये काफ़ी हद तक कम करता है। सर, इसी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट है कि बच्चों को कैसे ध्यान रखना चाहिए? यानी कि बच्चों में भी सुसाइड केसेस पाए जा रहे हैं, तो बच्चे कैसे ध्यान रखें इन बातों का? बच्चों में देखिए ध्यान रखने के लिए इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि बच्चों में ये देखना चाहिए कि उन पर एकेडमिक जो प्रेशर है उनकी क्षमता के हिसाब से हो। दूसरी बात है, उनकी लाइफ़स्टाइल और हॉबीज़ और हैबिट्स को ऐसे डेवलप करने की कोशिश करें, जिससे कि वो अपने वर्क को और अपने जीवन को एक बैलेंस ज़्यादा बेहतर बिठा सकें। हुँ, जैसे स्क्रीन का एक्सेसिव एक्सपोज़र है, तो हुँ, स्क्रीन का एक्सपोज़र बहुत एंटरटेनिंग है और इंसान को एक ये पैसिव प्लेज़र है कि आप बैठे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, बस आपको मज़ा मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्क्रीन का एक्सेसिव एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा तरीके से नकारात्मक असर डालता है बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और इससे मानसिक रोग और मानसिक समस्याएँ होने का खतरा बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। तो अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस मतलब बच्चों में रखेंगे कि वर्क हुँ, मतलब उनका वर्क है पढ़ाई, एकेडमिक होमवर्क, हाँ, और करियर और स्ट्रेंथ बिल्डिंग, और साथ बिल्कुल। में लाइफ का बैलेंस प्लस साथ में फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें, उनकी नींद सही संयमित रहे, वो भी कुछ एक हॉबीज़ और एक्टिविटीज़ को परस्यू करें। अगर इस तरह की कुछ चीज़ें बच्चे करते हैं, तो बच्चों में भी मानसिक समस्याओं का खतरा बहुत घट जाता है
और सुसाइड जैसी चीज़ों का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और अगर कोई मानसिक समस्या के लक्षण आए और वो लंबे समय तक बने रहें तो ज़रूर किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क करें और समस्या का समाधान ढूँढने की कोशिश करें। अब हम वापस से अपने रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट होता है तो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और उसको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो तनाव में ना हो? अगर हम पॉइंटर्स में कहना चाहें तो आप कैसे इन्हें बताएंगे? देखिए, पहले जो है व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे। स्वास्थ्य के ख्याल रखने के लिए नियमित रूप से अपनी नींद प्रॉपर रखे। नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग इवनिंग फिजिकल एक्टिविटी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। दिन में बहुत ज़्यादा सोएं ना, ताकि आपकी रात की नींद अच्छी क्वालिटी की रह सके। खान-पान अच्छा रखें अपनी, जो भी और आपकी शारीरिक बीमारियां अगर हैं तो उसके हिसाब से, और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए संतुलित भोजन करें। एक सोशल सर्किट क्रिएट करें। अपने जो कॉमन इंटरेस्ट के लोग हैं, अगर आपको साइकिलिंग करना पसंद है तो ऐसे लोगों को ढूंढें जो आप साइकिल चलाना पसंद करते हैं। अगर आपके जो है आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो बुक्स क्लब्स आजकल बहुत सारे चलते हैं। एल्डरलीज ऑनलाइन मीडियम का सोशल सर्किट से जुड़े रखने का बहुत प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मीडियम से, जैसे उनमें देखिए व्हाट्सएप डिपेंडेंस हो जाने का या गेम खेलने का डिपेंडेंट हो जाने का खतरा नहीं है, जो कि बच्चों में है। तो बड़ों के लिए हम ये बहुत रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि उनका स्क्रीन यूज इतना होना चाहिए या फेसबुक या व्हाट्सएप ना यूज करें। वो इसको इफेक्टिवली अपने स्वास्थ्य के लिए, दोस्तों से जुड़ी रखने के लिए इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस साथ में कुछ न कुछ एक क्रिएटिव एक्टिविटीज पकड़ने की कोशिश करें, कुछ नया सीखने की कोशिश करें। म्यूजिक, कोई नई लैंग्वेज, कोई नई स्किल, क्योंकि जब तक आप कुछ नया सीखते रहने की कोशिश करते हैं आपका दिमाग हमेशा रिन्यू होता जाता है और वो आपका शरीर और आपका दिमाग लंबे समय तक आपका साथ देता है। ठीक है सर। तो हमने रिटायरमेंट के बाद के लोगों की, बच्चों की, जो जॉब करते हैं उनकी बात कर ली। अब एक वर्ग बचा है जो स्टूडेंट कॉलेज से निकलकर और जॉब में एकदम एंट्री लेते हैं। तो उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। ऐसे में बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो ऐसे वर्ग के लिए आप क्या कुछ टिप्स बताएंगे ताकि वो इन चीजों से दूर रहें? मोटे तौर पर वो स्ट्रेटजीज कि अपने स्लीप का ख्याल रखना, अपने भोजन का ख्याल रखना, फिजिकल एक्टिविटी रहना, कुछ हॉबीज इंटरेस्ट बनाए रखना, एक सोशल सर्कल का डेवलप, ये एक जनरल स्ट्रेटजीज है जो सभी को मानसिक स्वास्थ्य के को बेहतर रखने में मदद करती हैं और मानसिक बीमारियों से बचाती हैं और रिस्क को कम करती हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ फेसबुक लाइव पे आप जुड़े और आपने इतनी सारी चीज़ें क्लियर की। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।